तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के सॉल्यूशन, जो कि है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर 7.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किया गया है, सो प्लीज उस वीडियो को देखिए। उसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं वही बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर दिए गए हैं। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए और एक्सरसाइज के अंदर गिवन जो क्वेश्चन है हम सबको खुद सही करने की कोशिश कीजिए। हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स क्रैकल। दिस इज अंकित। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर भी समझाया गया है इस तरह का क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, जो कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिलाने से कोई एक लाइन बनती है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स को ए मान लिया, ये बी मान लिया, और इस लाइन को 2:3 के रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, 2:3 के रेशो में डिवाइड करता है। तो हमें इस पॉइंट, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं, इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स पता करना है, एक्स और वाई क्या होंगे इस पॉइंट के। ठीक है, अब देखो करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले इन पॉइंट्स को मान लेते हैं ए और बी। ठीक है, या हमें यहाँ पे डिस्टेंस तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो केवल इसको मान लो लेट दैट पॉइंट बी पी, वो कोई पॉइंट है पी और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, अब अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला होता है। ठीक है, और सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर समझाया है अच्छे से, विच इज m1 x2 और m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, फॉर x, अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ पी एक्स, यानी कि पी पॉइंट, और पी पॉइंट का मैं क्या निकाल रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ। ठीक है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो रेशो होता है ना, ये होता है m1 और ये होता है m2। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पे लिख देते, रेशो हो जाएगा आपका 2:3। तो इसका मतलब m1 और m2 का जो रेशो है ये इसी के इक्वल होगा। ठीक है, आप ऐसे लिख देना यहाँ पर शुरू में। अब यहाँ पर आपको ये वैल्यूज को पुट करना है। m1 कितना है हमारा, m1 है हमारा 2, तो m1 की जगह लिख दिया 2 मल्टीप्लाई x2 हो जाएगा 4। ठीक है, देखो x1 ये ले लो, x और y1 ये ले लो, x2 ये ले लो और y2 ये ले लो। ठीक है, फिर प्लस m2 कितना है, m2 है 3, m2 ये रहा 3, x1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय m1 2 है और m2 कितना है 3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 8 - 3। ठीक है, तो 8 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा, 5, और नीचे हो जाएगा 2 और 3 5, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ से आपका पी एक्स तो आ गया कितना, 1। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, पी वाई निकालेंगे। ठीक है, तो पी वाई के लिए भी हमें सेम फॉर्मूला लेना पड़ेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 और m2। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो m1 हमारा यही रहेगा 2 और m2 रहेगा 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय y2 है -3, प्लस m2 कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है 7, नीचे m1 2 है और m2 है 3। ठीक है, अब देखो उसको सॉल्व कर देते हैं। 2 3 हो जाएगा माइनस का 6, क्योंकि 3 जो है वो नेगेटिव है, और 3 7 हो जाएगा 21 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15, और 15 डिवाइडेड बाय नीचे 5 है हमारे पास में, 2 और 3 5, तो ये आ जाएगा 3। ठीक है, तो पी वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 1 और वाई की वैल्यू आ गई 3। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए यहाँ पर हमारे पास में। अब हम यहाँ पर फाइनल आंसर ले लेंगे, हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सो ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट और एक्स की वैल्यू आई थी 1 एंड 3। ठीक है, बस इतना लिख देना, ये लाइन नहीं भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, आप बस इतना लिख देना। ठीक है, तो ये अभी तक तो एक्सरसाइज 7.2 का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, जिसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं दिया गया था, जैसा फॉर्मूला गिवन है बस वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ रहा था। ठीक है, देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन। अच्छा क्वेश्चन है, सेम ऐसा क्वेश्चन हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली इंट्रोडक्शन वाली वीडियो उसके अंदर भी हमने किया है सेम क्वेश्चन, तो वैसे ही सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। हमें पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शंस के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है, जो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मिलाएंगे तो वो एक लाइन बनेगी। ठीक है, जैसे मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बेसिक कॉन्सेप्ट से कुछ लेना देना नहीं होता है, वो सीधा सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारे पास में दो पॉइंट्स हैं, ए और बी, ये ए ये बी। ठीक है, अब इस पूरी लाइन को ट्राइसेक्शन पॉइंट हमें पता करना है, यानी कि इस पूरी लाइन के हमें ट्राइसेक्शन पॉइंट्स पता करना है। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज को या किसी एक लाइन को या किसी एक पार्ट को 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना। ठीक है, तो 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर, जैसे मान लो ये हो गया, 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर इस पॉइंट को मान लिया मैंने पी, इस पॉइंट को मान लिया मैंने क्यू। अब ये तीनों के तीनों पार्ट्स आपस में इक्वल हैं, ए पी
पी क्यू और क्यू बी क्या है, आपस में इक्वल है। तीनों का रेशो क्या हो जाएगा, 1 1 1। ठीक है, जैसे इसकी लेंथ मान लो 1 यूनिट है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। ठीक है, क्योंकि इक्वल है तो तीनों की यूनिट सेम होगी। ठीक है, अब यहां पर देखो, मेरी बात को ध्यान से समझो। हमें एक तो पी के भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, पी का एक्स वाई होगा और क्यू का भी कोई एक्स वाई होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, हमें ये पता करना है यहाँ पर। ठीक है, अब ये पता करने का तरीका क्या है, देखो आप सबसे पहले पी को और मतलब ए बी के बीच में पी का रेशो देख लो क्या है। ठीक है, यानी कि आप मान लो कि ए बी लाइन को पी ने जो है डिवाइड करा, तो सबसे पहले तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, समझाने के लिए आपको समझा दिया। ठीक है, कि इस तरीके से बनेगा, इस सिनेरियो ये है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले आप यहाँ पे मान लो लेट द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन आर बी, एक तो पी मान लिया हमने और एक हमने क्यू मान लिया। ठीक है, पी और क्यू यहाँ पर क्या मान लिया हमने, पॉइंट्स मान लिए ट्राइसेक्शन के। अब यहाँ पर पी और क्यू के बीच में जो भी डिस्टेंस है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, ए पी पी क्यू और बी क्यू। अब देखो यहाँ पर ना हमें रेशो, अगर मैं पी का कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहता हूँ एक्स और वाई, तो आप ये देख लो, देखो ए और बी के बीच में पी की जो वैल्यू है, तो वो ए बी को किन दो रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है, आप पी का ये देख लो। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, देखो पी डिवाइड्स ए बी इंटू रेशो ऑफ 1:2। अब देखो ऐसा क्यों है, यहां पर ध्यान से देखो, ये 1 यूनिट है, एपी क्या है, 1 यूनिट है। पी और पी कहां पर आ रहा है, एबी के बीच में, एपी और पीबी। ठीक है, तो पीबी क्या हो जाएगा, देखो पी क्यू प्लस क्यूबी, यानी कि पी क्यू कितना है 1 और क्यूबी कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 यूनिट, यानी कि पीबी कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि एपी और पीबी का आप रेशो निकालो, तो एपी कितना है 1 और पीबी कितना है 2, तो रेशो क्या हो जाएगा 1:2, यही आएगा रेशो। ठीक है, सेम एज इट इज जो क्यू पॉइंट है, यानी कि बी क्यू या ए क्यू ले लेते हैं, ए क्यू और बी क्यू, इसका जो रेशो होगा वो क्या होगा, देखो ए और क्यू कितना यूनिट है, 1 + 1 यानी कि 2, और बी क्यू कितनी यूनिट है, केवल 1, तो इनका रेशो क्या हो जाएगा 2:1। तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इंटू रेशो ऑफ 1:2। ठीक है, और पॉइंट क्यू डिवाइड्स ए बी इंटू रेशो ऑफ 2:1। ठीक है, ये 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, ये सारा का सारा आपको समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है, ये सारा का सारा समझाने के लिए बताया गया, एक्चुअल में आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना है, और आपको ये पता होना चाहिए कि 1 और 2 के रेशो में डिवाइड करेगा और क्यू जो है वो 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा, देखते ही पता लग जाना चाहिए। ठीक है, अब आप 10th क्लास में हो, रेशो वगैरह ये सब तो आपको ओरली समझ जानी चाहिए, माइंड के अंदर ही आपकी कैलकुलेशन हो जानी चाहिए। चलो अब हम पी के पॉइंट्स निकाल रहे हैं। ठीक है, पी के हम क्या निकाल रहे हैं, एक्स और वाई निकाल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ पी एक्स, और उसका फॉर्मूला क्या होगा, m1 और x2 प्लस m2 और x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर m1 क्या हो जाएगा, अगर मैं p पॉइंट से निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा m1 और ये हो जाएगा मेरा m2। ठीक है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो ऐसे करके m1 रेसो m2। ठीक है, और ये भी लिख सकते हो m1 रेसो m2। ठीक है, तो क्योंकि मैं p का निकाल रहा हूँ, p का मैं x निकाल रहा हूँ, तो मैं इन दोनों पॉइंट्स के अंदर भी क्या लूंगा, जैसे ये a है और ये b है। ठीक है, ये a के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये b के कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो मेरे को ये x1 और y1 मानना चाहिए और ये x2 और y2 मानना चाहिए। ठीक है, अब मैं p की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मैं p वाला रेशो लूंगा कि p पॉइंट्स ए बी लाइन को जिस रेशो के अंदर डिवाइड कर रही है, तो मैं उस रेशो के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करूंगा। तो मेरा m1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर m1 हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा m1 और ये हो जाएगा मेरा m2। तो m1 की जगह लिख देते हैं 1 और x2 की जगह लिख देते हैं ये -2। ठीक है, प्लस m2 की जगह लिख देते हैं 2 और x1 की जगह लिख देते हैं ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 2, m1 की जगह 1, m2 की जगह 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये तो हो जाएगा देखो -2, ये हो जाएगा 8, 8 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 2। ठीक है, तो पी एक्स यानी कि पी पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास में 2। अब पी पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालते हैं। फॉर्मूला m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। अब सॉल्व कर देते हैं, देखो m1 की जगह 1 और m2 की जगह 2 लिखना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये 1 इंटू y2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी -3, तो ये हो जाएगा -3। m2 की जगह 2 लिखना है और y1 की वैल्यू हो जाएगी -1, m2 की जगह 1 + 2। ठीक है, अब देखो ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा -2, तो -3 और -2 कितना हो जाएगा -5। ठीक है, तो ये आ गया -5 और नीचे आ जाएगा आपका 3। ये फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता, तो पी वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -5 और 3। ठीक है,
तो पी के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे निकल चुके हैं, अभी इसको फाइनल लिखेंगे, फाइनल कंक्लूड करके लिखेंगे। अब ले लेते हैं क्यू पॉइंट्स को, तो क्यू एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्यू एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम वो वाला रेशो लेंगे जिस रेशो के अंदर क्यू पॉइंट क्यू ए बी को डिवाइड करता है, और पॉइंट क्यू ए बी को 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सेम फॉर्मूला लिखेंगे, m1 प्लस m2, इस बार m1 हो जाएगा 2 और x2 कितना है -2, प्लस m2 हो जाएगा इस बार 1 और x1 हो जाएगा 4, ठीक है। और नीचे वही m1 और m2, 2 + 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4 और 1 4 ज़ा 4, तो ये -4 आएगा, 4 से 4 माइनस हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 0, नीचे बचेगा 3। तो 0/3 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो क्यू एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। अब क्यू वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकालते हैं, m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 कितना है 2 और y2 की वैल्यू कितनी है -3, m2 कितना है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है -1। अब देखते हैं नीचे क्या है, m1 और m2 यानी कि 2 + 1, इसको सॉल्व कर दो, 2 3 -6 और 1 1 -1, तो -6 और -1 कितना होता है -7, तो ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास में -7 और नीचे आएगा 3, तो क्यू वाई कोऑर्डिनेट्स भी आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमें क्या निकाले थे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन आर, एक तो हो जाएगा पी, और पी की वैल्यू क्या आई थी, एक्स की वैल्यू आई थी 2 और -5/3, तो ये लिख देते हैं 2 -5/3, और दूसरा क्या था क्यू, और क्यू पे एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 0 और वाई की वैल्यू आई थी -7/3, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को परफॉर्म करना था, ठीक है। स्टेप याद रख लेना, ये सारा मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था इतना पार्ट, कि ये रेशो वगैरह क्यों आ रहा है, ये सेम चीज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर समझा चुका हूँ। मैं चाहता तो यहीं से दोबारा करवा देता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, काफी सारे बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ कर आए होंगे, और जिन्होंने समझ लिया होगा उनको एक बार फिर से रिवाइज हो गया होगा, ठीक है। तो इसलिए दोबारा समझा दिया, आपको यहाँ से नोट डाउन करना है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ठीक है, ये वाला, और उसके बाद में तो लास्ट में कंक्लूजन लिखना है आंसर, ठीक है। ये था सेकंड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हो गया, ठीक है, या फिर 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा है कोई एक पॉइंट किसी एक लाइन को, तो वहां पर भी आपको मेन चीज यहाँ पर फोकस रखना चाहिए रेशो के ऊपर, ठीक है, कि रेशो क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो मैंने इसलिए लिखा नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन को समझने के लिए बस इस डायग्राम को देखना है आपको, ठीक है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप 7.2 का वीडियो को पॉज करो, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लो और खुद से समझने की कोशिश करो, ठीक है, क्या समझाया गया है। तो बेसिकली ये यहाँ पर बोला गया है, टू कंडक्ट स्पोर्ट एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, ये ग्राउंड है ABCD, ठीक है। अब यहाँ पर चौक पाउडर से लाइन बनाई गई है 1 मीटर डिस्टेंस ईच, ठीक है, चौक पाउडर से लाइन बनाई गई है, और बोला गया है कि AD के साथ साथ, AD लाइन के साथ साथ हर 1 मीटर के डिस्टेंस पर, हर 1 मीटर के डिस्टेंस पर एक प्लांट को रखा गया है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे बनाए भी गए हैं प्लांट, तो हर 1 मीटर के डिस्टेंस पर कुछ एक प्लांट को लगाया गया है, ठीक है। और ऐसे ऐसे टोटल 100 प्लांट्स लगाए गए, यानी कि ए से लेकर डी तक के बीच में कितने प्लांट्स लगे हैं, टोटल 100 प्लांट्स लगे हैं यहाँ पे, ठीक है, ए से लेकर डी तक के डिस्टेंस के बीच में कितने लगे 100 प्लांट्स, और हर एक प्लांट बोला गया है कि 1 मीटर के गैप पर लगाया गया है, ठीक है। तो यानी कि 100 प्लांट्स लगाए गए हैं, तो एडी का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है, क्योंकि हर एक प्लांट 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगाया गया और टोटल 100 प्लांट्स लगाए गए हैं। अब यहाँ पर बोला गया है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस एडी ऑन सेकंड लाइन, तो ये फर्स्ट लाइन मान लेते हैं, ये सेकंड लाइन हो जाएगी, ठीक है। सेकंड लाइन के ऊपर निहारिका ने एडी का 1/4 डिस्टेंस कवर कर लिया है, ठीक है, यानी कि निहारिका ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, एडी का 1/4। अब एडी पूरा कितना है, एडी है पूरा 100 मीटर, ठीक है, यानी कि ये 100 हो गया, ये लाइन भी 100 होगी, ये लाइन भी 100 होगी, ठीक है। तो एडी का उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है 100 मीटर, तो ये सेकंड लाइन है, सॉरी एडी का 1/4 कर लिया, एडी 100 मीटर की है, तो देखो 100 का 1/4 कितना होता है बेटा 25, ठीक है। तो निहारिका यहाँ पर कहीं पर होगी, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पर कहीं पे है। अब जब निहारिका यहाँ पर, इसको एन से डिनोट कर देते हैं, निहारिका यहाँ पर कहीं पर है, तो बोला गया है कि निहारिका ने, अब देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि चलो इसको प्लॉट कर लेते हैं, पहले तो निहारिका यहाँ पर है,
यहाँ पर हमें निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकालने पड़ेंगे। ठीक है, निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के अंदर निहारिका ये वाला हो गया, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे निहारिका का डिस्टेंस कितना है 2, ठीक है, सेकंड लाइन के अंदर है। और वाई एक्सिस पे कितना हो जाएगा उसका देखो पूरा 100 है, लेकिन वो यहाँ पर कहीं पे यानी कि 1/4 यानी कि कितना हो जाएगा 25। तो एन के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास में, एन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 और 25, ठीक है। और बोला गया है कि निहारिका ने ठीक है सी पोस्टेड ग्रीन फ्लैग, तो यहाँ पर क्या है ये ग्रीन फ्लैग उसने दे रखा है, ठीक है। अब दूसरी एक लड़की है प्रीति, प्रीति ने एडी का लाइक प्रीति रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी, तो एडी का 1/5 डिस्टेंस कवर करा है प्रीति ने। तो 1/5 का मतलब क्या हो गया बेटा 20 मीटर, ठीक है। और कौन सी लाइन के अंदर है प्रीति, प्रीति रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन, तो वो 8th लाइन के ऊपर है। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ और 8th, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं 7th और 8th लाइन, तो ये हो जाएगी हमारी लाइन 7 और ये हो जाएगी लाइन 8, ठीक है। तो प्रीति जो है वो 8th लाइन के ऊपर है, और 8th लाइन पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है प्रीति ने, एडी का 1/5, ठीक है। अब एडी का 1/5 तो ये हो गया हमारे, ये प्रीति यहाँ पर है इस लाइन के ऊपर, और 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो मान लेता हूँ यहाँ पर कहीं पे, यानी कि उसने इस वाली एडी लाइन का 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ठीक है। और अब देखो वो एक्स एक्सिस के ऊपर कहाँ पर है, ये होगी प्रीति, और प्रीति के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पर है 8, एक्स एक्स एक्सिस पे उसकी डिस्टेंस कितना है 8, और वाई एक्सिस पे कितना है उसका 20, क्योंकि उसने पूरे 100 का 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करा है। और सी पोस्टेड रेड फ्लैग, ठीक है, ये हो गया उसके पास में रेड फ्लैग। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, ये इस क्वेश्चन के अंदर इतना समझाया गया है, ठीक है, जो मैंने आपको ये डायग्राम समझाया है इस बड़े से क्वेश्चन के अंदर ये चीजें समझाई गई है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में समझाने के चक्कर में हो सकता है ज्यादा टाइम लग गया हो, ठीक है, लेकिन अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आप इसी की मदद से कर सकते हो। सो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, हमें डिस्टेंस बताना है दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो देखो यहां से लेके यहां तक का हमें डिस्टेंस बताना है, ठीक है। अब हमारे पास में ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी हैं और ये वाले कोऑर्डिनेट्स भी हैं, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि हमने 7.1 के अंदर पढ़ा था उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ये पूरा का पूरा हमने निकाल लिया है। ये देखो जो मैंने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखे हैं, आप बस यहाँ पे एक बार ऐसे करके लिख देना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका, निहारिका ही नाम था उसका, एन से या कुछ और, हाँ निहारिका, कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका एज, कोऑर्डिनेट्स निहारिका की क्या हो जाएंगे 2 and 25, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीति, प्रीति है या प्रीत है जो भी है, चलो प्रीत है, इस प्रीत के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 8 and 20, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है, एक्चुअल में आपको डायग्राम थोड़ी ना बनाना है सॉल्यूशन के अंदर, आपको समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब निकालते हैं दोनों का डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, ठीक है, दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसके बीच में लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि निहारिका और प्रीति के बीच का जो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2, ठीक है। ये हो गया हमारा x2 y2 x1 और y1, वैल्यू पुट कर दो, x2 की जगह लिख देते हैं 8 और x1 की जगह लिख देते हैं 2 पावर 2, y2 की जगह 20 माइनस y1 की जगह 25, ये आ जाएगा -6, और -6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ये आ जाएगा -5 और -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। 36 और 25 को सॉल्व कर देते हैं, 60 ये हो जाएगा 61, तो √61 आ गया, ठीक है। एनपी डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग इज √61। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, सो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। अब यहाँ पर एक और लड़की है जिसका नाम है रश्मि, रश्मि, तो रश्मि को बोला गया है अगर वो इन दोनों के जस्ट बीच में आ जाए, इन दोनों फ्लैग को मिलाने वाली जो लाइन है उसके कहीं पे बीच में अगर वो कहीं पर आती है और वो ब्लू फ्लैग को होस्ट करती है, तो रश्मि को कहाँ पर स्टैंड होना पड़ेगा एग्जैक्टली, ताकि वो इस पूरी लाइन के बीच में आए। तो अगर वो इस पूरी लाइन के बीच में आती है तो वो एन यहाँ पे मान लेते हैं ये रश्मि होगी आर से, तो रश्मि और निहारिका के बीच का डिस्टेंस और प्रीत और रश्मि के बीच का डिस्टेंस दोनों क्या होगा एग्जैक्ट इक्वल होगा, तभी वो दोनों के बीच में कहलाएगी, ये उन दोनों के बीच के अंदर खड़ी हुई है, ठीक है। तो यानी कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो रेशो भी क्या हो जाएगा 1:1, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नाउ रश्मि इज exactly
बिटवीन दी निहारिका एंड प्रीत, ठीक है, एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेशो हो जाएगा, रेशो ऑफ निहारिका टू रश्मि टू प्रीत, क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशो हो जाएगा। ये रेशो हमारे काम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे रेशो की मदद से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो, अब हम निकाल देते हैं रश्मि के कोऑर्डिनेट्स, मान लेते हैं क्या क्या है, लेट आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, एक्स और वाई। तो पहले मैं निकाल देता हूँ एक्स की वैल्यू, ठीक है, रश्मि के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ, और सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 और m2। m1 और m2 रेशो हो जाएगा, यानी कि ये m1 और m2, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो भी कोई बुराई नहीं है, आगे वाला मैंने आपको बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर m1 ही माना जाता है, ठीक है। तो 1 इंटू x2 कितना हो जाएगा 8 और x1 हो जाएगा 2, तो 8, m2 भी 1 है, x1 है आपका 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, 8 1 8 2 1 2, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाता है, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 5। तो आर एक्स तो निकल गया आपका 5, ठीक है। अब निकालते हैं क्या, आर वाई, ठीक है, सेम फॉर्मूला लगेगा m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2, सो आर वाई इजकल टू m1 की जगह 1 लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय y2 है 20 प्लस m2 है 1 और y1 है 25, ठीक है, 1 प्लस 1, m2 की जगह भी 1 और m1 की जगह भी 1, ये आ जाएगा 20 और 25, तो 20 और 25 45, और 45 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 22.5, ठीक है, ठीक है, या फिर वो भी लिख सकते हो आप 45 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ जाएंगे यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि इज x की जगह 5 और 45/2, ठीक है, और ये भी लिख सकते हो 22.5, ठीक है। तो इस एक क्वेश्चन के अंदर दो ही चीजें पूछी गई है, हाँ दो चीजें पूछी गई है, ठीक है। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो हमसे आंसर पूछा गया है वो पूछा गया है वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, तो हमें वो हमने बस कोऑर्डिनेट्स लिखकर इसका आंसर छोड़ दिया, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन हमें उसी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना चाहिए कंक्लूड कर, ठीक है। तो हमें ये बताना है इसके अंदर कि रश्मि को कौन से कोऑर्डिनेट्स पर या इस फील्ड के अंदर कौन सी लाइन पर किस जगह पर खड़ा होना पड़ेगा, यानी कि अपना जो फ्लैग है उसको पोस्ट करना पड़ेगा, सो दैट वो निहारिका और प्रीत के एकदम मिड वे पे हो, यानी कि एकदम हाफ वे के ऊपर हो, एकदम बिटवीन इन दोनों की खड़ी हो, एकदम मिडिल के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा, उसके लिए भी हमें ये दोनों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि एक्स के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट्स हमारा ये है, तो यानी कि फिफ्थ लाइन के ऊपर 1 2 3 4 5 लाइन के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा उसको, और किस डिस्टेंस के ऊपर 45/2, ठीक है, यानी कि 22.5 डिस्टेंस पर उसको खड़ा होना होगा, अपना जो फ्लैग है वो पोस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सी शुड बी ऑन दी सी शुड बी ऑन द फिफ्थ लाइन एट डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर, बस एक लाइन और इसमें ऐड करनी रह गई थी, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। देखो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा वेरिएशन है इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसा क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर भी करा है। अभी मैं कहता हूँ देखो, अभी तक हमने कितने क्वेश्चन करे, यहाँ पे 4th क्वेश्चन पर आ गए हैं। चारों के चारों क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वाली वीडियो के अंदर कवर किए गए हैं, ठीक है। तो आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को जरूर देखो। इंट्रोडक्शन के साथ साथ वहाँ पे देखो क्वेश्चन तो ये सारे हो ही जाते हैं, एक्सरसाइज के अंदर जो है क्वेश्चन वो सब वहाँ पर भी हो ही जाते हैं। कुछ 20-30% क्वेश्चन होते हैं जो बस जो बुक के अंदर अलग लैंग्वेज में दिए जाते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट से बाहर वो भी नहीं होते। तो वहां पर आपको इंट्रोडक्शन के अंदर कॉन्सेप्ट भी समझाया जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको एग्जाम्पल करवाए जाते हैं, वो एग्जाम्पल जो है वो आपको ही कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बस एक्सरसाइज करके पास हो जाओगे, है ना। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, इफ यू वांट टू अचीव गुड मार्क्स इन द मैथमेटिक्स, सो यू हैव टू क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप अकेले एक्सरसाइज को रट कर नहीं कर सकते हो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 and 10 and 6 and -3 डिवाइडेड बाय -1 और 6। मतलब कोई एक लाइन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स ये है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स ये है, ये कोई तीसरी लाइन है, ये आ गई भाई यहाँ पर,
ये कोई पॉइंट सी है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स -1 और 6 है। तो ये ए बी लाइन को बीच में आ जाती है, ए बी लाइन को, और ए बी लाइन को दो हिस्सों में बांट देती है। अभी दो हिस्सों के अंदर बांटेगी तो ए सी और बी सी, दो हिस्सों के अंदर बांट देगी तो ए सी और बी सी का हमें रेशो निकालना है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। M1 और M2 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ पर। सबसे पहले तो आप रेशो को मान लो लेट दी रेशो बी M1 एंड M2, ठीक है। अब देखो ए और सी के बीच में, ए बी के बीच में कौन सी लाइन आ रही है, सी। और अब यहां पर देखो सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या है, -1 और 6 है, ठीक है। और ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने हैं, -3 और 10। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6 और -8। अब देखो ए भी ऐसा पॉइंट है, ए और बी एक ऐसी लाइन है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन बनेगी, उसके बीच में आ रही है सी लाइन, ठीक है। तो सी के जो पॉइंट्स होंगे वो एक्स और वाई हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और y2 हो जाएगा। अब देखो मैं सी का x अगर निकालना चाहूँ, सी का अगर मैं x निकालना चाहूँ, लेट्स सपोज कि यहाँ पर हमें रेशो गिवन है। आप मान लो कि रेशो गिवन है और सी के पॉइंट नहीं गिवन है, सी जो है वो x और y है, ठीक है, और m1 और m2 गिवन है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लिखोगे ऐसे करके, m1 x2 और m2 और x1, यही फॉर्मूला लिखोगे आप। अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीजें गिवन होती थी अभी तक आपको, m1 गिवन होता था, m2 गिवन होता था, x2 और x1 गिवन होता था, और हम क्या निकालते थे, cx की वैल्यू, यानी कि एक लाइन को काटने वाला जो पॉइंट है उसका हम x निकालते थे और उसी का हम y निकालते थे। अभी तक ये चल रहा था, ठीक है। अब यहां पर क्या चल रहा है, देखो m1 और m2 गिवन नहीं है, लेकिन हमें ये वैल्यू गिवन है, cx गिवन है, -1 है, ठीक है। तो लिखना आपको यही सेम फॉर्मूला है, ठीक है, लेकिन अब आपको वैल्यू अलग अलग पुट कर देनी। ये x हो जाएगा हमारा क्या, -1। m1 कितना है नहीं पता, तो m1 की जगह लिख दो m1। x2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 6 प्लस m2 भी नहीं पता, मल्टीप्लाई में x1 पता है -3 है, m1 प्लस m2 सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 6m1, ये हो जाएगा -3, -3 की मल्टीप्लाई m2 से होगी तो -3m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस पूरे से, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई पहले 6m1 से होगी तो सेम रहेगा, क्योंकि 1 से किसी की मल्टीप्लाई होती है तो वो वैल्यू चेंज नहीं होती। फिर 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, -3m2 से, तो -3m2 ही रहेगा। अब इस 1 की मल्टीप्लाई होगी इस नीचे वाले से, तो -1 की मल्टीप्लाई जब आपकी m1 से होगी तो हो जाएगा नेगेटिव का m1, -1 की मल्टीप्लाई जब आपकी m2 से होगी तो आपको कितना आ जाएगा, -m2, ठीक है। अब जो लाइक टर्म्स है उसको एक तरफ ले चलते हैं, m1 यहाँ पर भी और m1 की वैल्यू यहाँ पर भी, तो m1 को उधर ले चलते हैं। तो 6m1 प्लस का हो जाएगा अब ये 1m1, ठीक है। 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है आगे, लेकिन समझाने के लिए आपको लिखा है, ठीक है, कि वो 1m1 है। जैसे हम x के आगे 1x नहीं लिखते, केवल उसको x ही लिखते हैं, वैसे ही, ठीक है। अब 3m2 को यहाँ पर ले आओ, तो 3m2 हो जाएगा पॉजिटिव। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 6m1 और 1m1 कितना हो जाएगा, 7m1, और 3m2 में से 1m2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2m2। अब देखो ये मल्टीप्लाई का रिश्ता होता है, ये जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई का, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई हो रही है m1 से, और यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई हो रही है m2 से, तो m2 को उधर ले जाओ, m1 को यहीं पे रहने दो, m2 को इधर ले आओ तो m2 हो जाएगा डिवाइड का, और यहाँ पे 7m हो जाएगा, लेकिन 7 को भी हमें यहाँ पे लेकर आना, इसलिए लिखा नहीं था मैंने पहले, ठीक है। 2 को यहीं पे रहने दो, 7m के साथ में मल्टीप्लाई करो, जब 7 इधर आएगा तो 7 हो जाएगा डिवाइड का। तो देखो m1 और m2 का जो फ्रैक्शन है वो कितना आ गया, 2/7, और जो फ्रैक्शन होता है वही क्या होता है, रेशो, ठीक है। तो रेशो आ गया कितना, 2:7, ठीक है। पूछा गया था फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, तो ठीक है, तो रेशो क्या आ जाएगा यहाँ पर, रेशो आ जाएगा आपका 2:7। बस इतना ही था ये क्वेश्चन। इसके अंदर आप देखो वाई से भी मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में भी समझाया है कि यहाँ पे मैंने एक्स मान के करा है तो आपकी वैल्यू सेम आ गई है। आप वाई की वैल्यू मान के करोगे, जैसे सी वाई को अगर आप निकालना चाहोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने दोनों तरीके से समझाया था, यहाँ पर भी आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, हमें रेशो निकालना है, वो हमारा एक ही से आ जाता है, तो आपको दोनों दो बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है बेसिकली, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे करके करना चाहोगे कि अगर आप सी वाई की वैल्यू निकालोगे और फॉर्मूला लिखोगे, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, y की जगह 6 रख देना, ठीक है, और जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं ये y1 और y2, यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देना, तब भी सेम रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। फाइंड द रेशो, रेशो निकालना है, इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, और दो पार्ट है इसके अंदर, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, ठीक है। तो देखो जैसे लेट्स सपोज हमारे पास में कोई एक ग्राफ है,
ग्राफ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक पॉइंट है ए जो कहाँ पर है, 1 और -5 पर है। तो कर लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब कोई पॉइंट ए है, वो 1 और -5 है, तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू -5, यानी कि यहां पर कहीं पर पॉइंट ए आएगा, ठीक है। 1 और -5 इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। पॉइंट बी है -4 और 5, तो एक्स की वैल्यू -4, ये पहले वैल्यू एक्स होती है, तो ये -4 यहाँ पर आएगा और 5 यहाँ पर कहीं पर है पॉइंट बी, -4 और 5, ठीक है। अब देखो जब इन दोनों लाइन को ज्वाइन किया जाता है ना, तो ये कहां पर काटती है, यहाँ पर एक्स एक्सिस के द्वारा, बोलेगा ना डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस है, देखो ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस के द्वारा इस पॉइंट के ऊपर इस लाइन को जब हमने ज्वाइन करा ए और बी लाइन को, तो एक्स एक्सिस ने इसको काट दिया, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि ये मान लेता हूं मैं कोई एक पॉइंट पी है, हमें निकालना है कि इस पी पॉइंट ने ए बी लाइन को किस किस रेशो के अंदर डिवाइड करा है, ठीक है। क्या निकालना है, रेशो, ठीक है। अब रेशो के लिए हमारे पास में क्या पता होना चाहिए, हमें पी पॉइंट्स के भी कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए, एक्स और वाई जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 करा था, वहां पर हमें M1 और M2 जो है वो गिवन ही नहीं था, लेकिन हमें पॉइंट ए यानी कि जो ए बी है और ये जो पी पॉइंट इसको काट रहा था, हमें हमारे पास तीनों के कोऑर्डिनेट्स पता थे हमें, तो हमने उसकी मदद से निकाल लिया था। लेकिन यहाँ पर तो इसके कोऑर्डिनेट्स ही नहीं पता कि इस पॉइंट पे काट रहा है, तो ये क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो एक्स की वैल्यू तो कुछ होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। एक्स की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता एक्जैक्टली, लेकिन वाई की वैल्यू एक्जैक्टली यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि ये क्या होता है, 9th क्लास के अंदर पढ़ चुके हो कि द वैल्यू ऑफ वाई ऑन एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0, और इसका वाइस वर्सा भी होता है, द वैल्यू ऑफ एक्स ऑन वाई एक्सिस इज ऑलवेज 0। तो इस पॉइंट के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस पूरी लाइन के ऊपर, पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा का सारा ये जो समझाने के लिए बनाया था, ठीक है। इसको आपको नहीं बनाना है, और आप बनाओगे तो और अच्छी बात है, नहीं बनाना है वैसे, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो पहली चीज मान लेते हैं कि लेट द पी पॉइंट डिवाइड्स लाइन ए बी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन ए बी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पर y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ y ऑन एक्स एक्सिस इज 0, ठीक है। तो हैंस p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x और 0 हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें केवल एक ही, मैं आपको देखो सी पॉइंट पता था, ठीक है। तो सी पॉइंट से हमने केवल एक की ही वैल्यू से रेशो निकाल लिया था M1 और M2 का, यानी कि हमें y की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने आपको बताया था कि y से भी आप निकालोगे तो सेम रेशो आएगा जो भी आया था 2:7, ठीक है। तो इस बार हमें y पता है, तो हमें एक ही की जरूरत है, किसी भी एक वैल्यू की जरूरत है, हमें x की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर फिलहाल रेशो निकालने के लिए, ठीक है। तो हम केवल इसकी मदद से ही रेशो निकाल सकते हैं। तो देखो रेशो कैसे निकलेगा इसकी मदद से। अब हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स, हमारे पास में ए कोऑर्डिनेट्स भी है, बी कोऑर्डिनेट्स भी है, हम रेशो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पी वाई निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास में ये वाई की वैल्यू गिवन है 0, एक्स की तो गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ पे सामने क्या रखूंगा, यहाँ तो मैं 0 रख सकता हूँ सामने, लेकिन अगर मैं एक्स की निकालूंगा तो मुझे एक्स ही रखना पड़ेगा, और फिर आंसर आएगा नहीं, क्योंकि M1 भी गिवन नहीं है और M2 भी गिवन नहीं है। अब यहाँ पर देखो कैसे आंसर आता है, वाई की वैल्यू 0, M1 नहीं पता, Y2 पता है, Y2 ये मान लेते हैं, ये 5Y2 है, और Y1 मान लेते हैं -5, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस M2 भी नहीं पता, Y1 पता है -5, डिवाइडेड बाय M1 और M2। देखो ये क्या हो जाएगा, 5M1 प्लस ये कितना हो जाएगा, -5M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। सामने क्या है, 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नीचे 1 मान लो, इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे नीचे वालों से, तो किसी की भी 0 से मल्टीप्लाई होती है तो वो वैल्यू क्या बन जाती है, 0। तो इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो ये क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई से होगी तो किसी की भी मल्टीप्लाई 1 से होती है तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब M2 नेगेटिव है तो उसको उस तरफ ले चलते हैं M2 को, ठीक है। तो हो जाएगा 5M2, यहाँ पे बचेगा 5M1। M2 और 5 के बीच में क्या रिलेशन होता है, मल्टीप्लाई का, यहाँ पर भी रिलेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो M2 को नीचे ले आते हैं, यहाँ पर M1 के नीचे, यहाँ पे बचेगा 5, M2 नीचे आ गया, 5 तो बचेगा, इस वाले 5 को भी ये मल्टीप्लाई का 5 उधर ले चलते हैं तो ये डिवाइड का हो जाएगा, ये सॉल्व हो सकता है तो सॉल्व कर दिया, 1 और 1 आ गया। तो M1 और M2 क्या आ गया, 1 और 1, तो M2 और M1 का रेशो क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशो आ जाएगा, ठीक है। तो रेशो आ जाएगा 1 and 1 का, ठीक है।
यानी कि ये पॉइंट P इसको 1 और 1 के रेशो में बांटती है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है। रेशो 1 और 1 आ रहा है, इसका मतलब ये भी है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट तो हमने कर लिया इसका सॉल्व, रेशो निकालने वाला। दूसरा पार्ट देखो, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब हमें क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन के। तो यही पॉइंट है पॉइंट ऑफ डिवीजन। वाई कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी 0 है, सबको पता है। ठीक है, हमें केवल एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं। रेशो आपको पता लग गया था, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दो। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 और x1 डिवाइडेड बाय m1 और m2। तो पी एक्स m1 है 1, x2 माइनस का 4, m2 भी क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय x1 1 है, नीचे m1 की जगह 1 और m2 की जगह 1। ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 1। -4 में से 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, -3 और नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, तो अब देख लो पी एक्स कितना आ गया, -3/2। ठीक है, जो कि इक्वल ही होता है 1.5 के, -1.5 के। ठीक है, तो आप 3/2 भी लिख सकते हो, -1.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे हमारे पास में। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इज, एक तो x की वैल्यू क्या आई है -3/2 और y की वैल्यू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और आप y की वैल्यू भी निकालोगे तो 0 ही आएगी। ठीक है, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात सबको पता है कि y की वैल्यू x एक्सिस के ऊपर 0 होती है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2 यानी कि 1.5 के इक्वल। आप ग्राफ के ऊपर देखो, आपकी ना खुद की जो सेल्फ स्टडी होती है वो आपको बहुत सारी चीजें सिखाती है, बहुत सारी, इवन जो आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जो बीच बीच में ये चीजें समझाता रहता हूँ ना, ये मेरी खुद की सेल्फ स्टडी है, मैं आपको वही चीजें समझा रहा हूँ। आप इन्हें ग्राफ पेपर लो, ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स और वाई को मार्क कर लो, डिस्टेंस मार्क कर लो, आप इन पॉइंट्स को प्लॉट करो, -4 और 5, 1 और -5। आप इस लाइन को मिलाओगे ना तो देखो ये 1 है और ये 2 है, -1 और -2। देखो -1 और -2 के बिल्कुल बीच में ही आएगा ये, -1.5 कहाँ पर आएगा, इन दोनों के जस्ट बीच का पॉइंट होता है ना, -1.5, -1 और -2 के बीच में आता है -1.5। और जब आप इस लाइन को मिलाओगे ना दोनों को आपस में, तो ये एक्स इन दोनों के बीच में ही कट करेगी। तभी आपकी एक्स की वैल्यू कितनी है, तभी हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, -3/2 यानी कि -1.5। समझ रहे हो, तो ये ग्राफ ये बेसिकली और कुछ नहीं है, ये ग्राफ का ही कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम कोऑर्डिनेट्स निकालना सीख रहे हैं। लेकिन फॉर्मूले की मदद से, आप ग्राफ की मदद से निकालना चाहोगे तो ग्राफ की मदद से भी निकल जाएगा, जैसे कैसे करके निकल रहा है ग्राफ की मदद से। बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने समझाया आपको अच्छे से। तो ये खुद की सेल्फ स्टडी होती है, ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट डायरेक्ट लाइन से लेट द पॉइंट पी डिवाइड्स ऑन ये और ये 2 लाइन लिख के कर दिया। ये सारी चीज समझा रहा हूँ सो दैट आप कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, इसलिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पहले कराता हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मैं काफी सारी चीजें समझाता हूँ आपको। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हो तो एक्सरसाइज की ये वाले क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कवर किया गया बेसिकली। समझ रहे हो, तो अभी तक 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, टोटल एक्सरसाइज के अंदर 10 क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चन जो करे हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, नया नहीं है जो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं समझाया मैंने। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सोल्यूशन वाली वीडियो को देखकर, खैर टाइम तो आपका खराब नहीं होगा, आप सोल्यूशन से भी कुछ ना कुछ चीजें देखो सीखोगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को कर जो आप खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तब आप ज्यादा सीखोगे। ठीक है, खैर ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के अंदर भी कराया, अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमने सारे क्वेश्चन पहले ही कर लिए हैं। तो वो बच्चे जिन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है ना, डेफिनेटली उम्मीद तो यही है कि उनको जरूरत पड़ी नहीं सोल्यूशन वाली वीडियो देखने की। तो देखो 6 क्वेश्चन के अंदर बोले गया है इफ पॉइंट, ये 4 पॉइंट है 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं ये क्या है, एक पैरेललोग्राम की वर्टेक्स है। जैसे हमने ये बना लिया पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की वर्टेक्स है। जब हम इनको ऑर्डर में ले लेते हैं तो इसको जैसे मैं नाम दे दिया ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी। तो जैसे ए को मैंने लिख लिया 1 एंड 2, बी को लिख लिया मैंने 4 एंड वाई, सी को लिख लेते हैं 3 एंड 5 और डी को लिख लिया, अच्छा सी एक्स एंड 6 है और डी है 3 एंड 5। तो इनको जब ऑर्डर में लेते हैं तो हमें बताना है यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ऐसा सेम क्वेश्चन हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अंदर भी करा था, इंट्रोडक्शन के अंदर। इसमें हमें करना क्या है, इसकी डायगोनल ड्रॉ करनी है। अब देखो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है यहाँ पर पॉइंट ओ के ऊपर। ठीक है, यानी कि ए सी को पॉइंट ओ ने 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, यानी कि इसका और इसका रेशो, ए ओ का और ओ सी का जो रेशो है, वो क्या है 1:1 का रेशो है। ठीक है, और बी ओ और ओ डी का जो रेशो है वो भी क्या होगा 1:1 का होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है और जब इक्वल होती है तो रेशो सेम आ जाता है। ठीक है, तो हम इसकी मदद से देखो एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, देखो कैसे निकलेगी यहाँ पे वैल्यू। सबसे पहले आप एसी पॉइंट को, एसी लाइन को कंसीडर करते हुए ओ को उसका मिड पॉइंट मान लो और आप यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म करो जिसके अंदर हम क्या निकालेंगे एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं
डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। हेंस जो रेशो हो जाएगा वो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखा है। ए ओ और ओ सी का क्या हो जाएगा 1:1 का, और बी ओ का रेशो ओ डी के साथ में क्या हो जाएगा 1:1 का। ये लिख दिया हमने रेशो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू निकालता हूँ, देखो किसकी, ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूँ, कौन सी वाली, एक्स वाली, ठीक है। तो ओ के दो, ओ के जो है वो दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स होगा और वाई होगा, ठीक है। एक्स और वाई होगा ना, ओ के कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई। तो आप यहाँ पर देखो, अगर मैं ओ एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 और m2, ठीक है। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, m1 1 है, x2 कितना है, x2 की जगह लिख देते हैं x, m2 1 है और x1 कितना है 1, m1 कितना है 1 और 1, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने कोई ये x, अच्छा यहाँ पर ऑलरेडी एक फॉर्मूले के अंदर या क्वेश्चन के अंदर x है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देते हैं पी क्यू, नाम दे देते हैं, ठीक है, कि p है और एक q है, ठीक है। ताकि ये अलग लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे एक्स एक्स की कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है, इसलिए। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू पी, यानी कि ओ के जो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे p और q जो होंगे ओ के कोऑर्डिनेट, उसमें हमने p की वैल्यू को इस रूप के अंदर निकाल लिया है, ठीक है। अब p की ही वैल्यू को मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, p की वैल्यू को मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ से p की वैल्यू को निकालता हूँ। अब देखो यहाँ से कैसे निकलेगी p की वैल्यू, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से, ठीक है, p की वैल्यू निकालता हूँ पहले तो ओ पी की जो एक वैल्यू है वो इस तरीके से भी निकल सकती है m1, और यहाँ से जब निकलेगी तो ये x और ये x2, ये y, या इसको मान लेते हैं b है ना, तो b को x1 y1 x2 y2, ठीक है। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, m1 देखो अगर आप ऐसे भी निकालना चाहते हो तो भी रेशो 1 and 1 ही होगा, तो m1 और m2 1 और 1 ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय x2 कितना हो जाएगा यहाँ से 3 प्लस m2 हो जाएगा 1 और x1 कितना हो जाएगा 4, और नीचे लिख देते हैं 1 प्लस 1, ये हो जाएगा देखो 3 और ये हो जाएगा 4, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से भी देखो ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, और यहाँ पे कितनी आ गई ओ पी की वैल्यू, ये ओ पी की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, यानी कि दोनों की दोनों वैल्यू क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी, तो मैं दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख सकता हूँ। तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 हमारी इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ऐसे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो हमने x की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से 6 आ गई है। अब देखो ऐसे ही हम y की वैल्यू भी निकालेंगे, ठीक है। x की वैल्यू निकालना सीख चुके हो, वैसे तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर समझाया था, लेकिन फिलहाल x की सीख चुके हो तो वीडियो को पॉज करके y की खुद से निकालने की कोशिश करो, एक बार ऐसे वैल्यू निकालो y की, एक बार ऐसे वैल्यू निकालो, ठीक है। तो ऐसे में देखो अब क्या होगा, यहाँ पर अब मैं निकाल लेता हूँ पी क्यू, ठीक है। अब मैं पी क्यू क्यू निकाल रहा हूँ, ओ पी निकाल रहा हूँ, सॉरी, पॉइंट ओ है और ओ का क्यू निकाल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये वाली जो वैल्यू होती है वो एक्स कोऑर्डिनेट्स की होती है, ये वाली वाई के लिए होती है। तो पहले मैंने इसका यूज करा था ओपी का, तो मैंने यहाँ पर एक्स वाली वैल्यू ली थी, ये पहले आगे वाला लिया था, ये भी आगे वाला लिया था, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, ये भी आगे वाला लिया था और ये भी आगे वाला लिया था, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब मैं किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, वाई की, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, ओ क्यू लूंगा, ओ क्यू, ठीक है। और अब मैं वैल्यू अगर मैं ऐसे में निकालना चाहता हूँ वाई की वैल्यू, तो मैं ये वाले कोऑर्डिनेट लूंगा, वाई वाले, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, m1 y2 प्लस m2 और y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखो ओ क्यू की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से m1 की जगह 1 लिखेंगे और y2 क्या आएगा, सबसे पहले मैं ये वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो y2 हो जाएगा मेरा 6 और y1 होगा मेरा 2, ठीक है। तो 6 प्लस m2 की जगह 1 और y2 की जगह 2, 1 प्लस 1, इन दोनों की जगह 1 और 1 आ गया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, 2 और 6 कितना होता है 8, और नीचे बचेगा आपके पास में 2, तो ये आ जाएगा 4। तो ओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, ओ के क्यू कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास में, 4 आ गई है, ठीक है। अब ये सेम वैल्यू ओ क्यू को मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ऐसे निकालूंगा तो वाई की जगह मेरे को वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी। तो देखो ओ क्यू का हम और कैसे निकाल सकते थे, m1 की जगह आएगा 1, और इस बार y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि अब हम ऐसे में निकाल रहे हैं, BD लाइन को कंसीडर करते हुए निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो y2 कितना हो जाएगा 5 और y1 कितना हो जाएगा खुद y,
तो y2 की जगह लिख दिया मैंने 5, m2 की जगह लिखूंगा 1 और y1 की जगह क्या लिखूंगा y। ठीक है, नीचे 1 प्लस 1, ये हो जाएगा देखो 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई OQ की वैल्यू। ठीक है, देखो OQ की वैल्यू 4 आई थी, तो क्या इस OQ की जगह 4 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। सो 4 इज इक्वल टू 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2, इस 2 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे लिख देते हैं 4 टू ज़ा 8, और ये हो जाएगा 5 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो 5 प्लस y। ठीक है, 5 को उधर ले चलते हैं, तो 8 में से 5 जाएंगे तो बचेगा आपका 3, तो y की वैल्यू आ गई कितनी 3, और x की वैल्यू हमने पहले निकाल ली 6 आई है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालने थे, x और y की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। इतना क्वेश्चन पढ़ लिया, अब सबसे पहले एक सर्कल बना लो। ठीक है, ए बी क्या है, डायमीटर एक सर्कल का, तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, अब ए के हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है, यानी कि ए का एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, वेयर सेंटर इज 2-3, तो ये सेंटर है, इसको मैं मान लेता हूँ ओ मान लेता हूँ सेंटर को। ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है 2 और 3, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 और -3, और बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 एंड 4। हमें क्या निकालना है, ए कोऑर्डिनेट। तो यहां पर ध्यान से देखो, सेंटर क्या है ओ, और ये क्या है ए बी का डायमीटर, तो ओ ए बी रेडियस होगी और ओ बी भी रेडियस होगी, यानी कि ए ओ और बी ओ का जो रेशो होगा वो क्या होगा, 1:1 का रेशो होगा। ये रेडियस हुई ना, दोनों की दोनों रेडियस हुई, तो जैसे ऐसे लिखोगे आर ए ओ जो है वो आर है, बी ओ जो है वो आर है, आर 1 तो 1:1, 1 डिवाइड बाई 1, और उसका मतलब क्या है 1:1 है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो फिगर बनाएगा आपको समझाने के लिए कि इनका रेशो क्या आएगा। ठीक है, तो हमारे पास में रेशो गिवन है, जो इनके बीच में जो पॉइंट्स आने वाला है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और रेशो भी गिवन है, यानी कि m1 और m2 गिवन है। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, इस बार हमसे कोऑर्डिनेट्स पूछा गया है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए ओ रेशो बी ओ क्या होगा 1/1 होगा। ठीक है, क्योंकि सेंटर जो है वो जो है वो सेंटर है, तो मतलब क्या हो जाएंगे, ए और बी ओ क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगी। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, हम निकाल लेते हैं सबसे पहले ए का एक्स। ठीक है, अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे को ये वाली जो पॉइंट होता है ओ के जो दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स होगा और ये वाई होगा, तो हम जो फॉर्मूला लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, उससे हमारे पास में क्या निकलता है, जैसे ओ का अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो ये वाली, तो मैं सेक्शन फॉर्मूला का यूज करूंगा और इस तरीके से फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारा x1 और ये हमारा y1, x1 y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो x2 की जगह लिख देते हैं 1, और m1 और m2 तो 1 1 हो जाएगा, तो 1 और x2 भी कितना है हमारा 1 है। ठीक है, प्लस m2 भी हमारा 1 है। ठीक है, और x1, अब x1 की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x। ठीक है, m1 की जगह 1, m2 की जगह 1। अब देखो ये जो ओ एक्स है ये हमें गिवन है, यानी कि ये जो पॉइंट है ना ओ, ये एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वही एक्स और वाई कहलाते हैं, फॉर्मूले के अंदर जो होते हैं ना, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है, ना कि ये वाला एक्स है ये। ठीक है, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि सही चीज तो हर कोई समझा रहा है, लेकिन जो गलत होने की पॉसिबिलिटीज होती है, जो बच्चे गलत कर ही आते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि ये वो चीज नहीं है, तो मैं इसलिए आपको वो भी समझाता जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो ये ओ पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो ए बी को कुछ रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है, लाइक 1:1 के रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब अगर मुझे ओ के कोऑर्डिनेट्स को अगर डिनोट करना है तो मैं उसको कैसे डिनोट करूंगा, ओ एक्स, फॉर्मूले का जो यहाँ पर लिखा होता है ओ एक्स, वो ये वाला कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और ओ वाई का मतलब क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ओ एक्स की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए 2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा 1, एक्स 1 एक्स और नीचे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, 2 2 सा हो जाएगा 4, 1 प्लस एक्स, ये उधर जाके माइनस होएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू भी निकालनी है। अगर मेरे को वाई की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट्स वाला जो ओ का वाई कोऑर्डिनेट्स है उसका यूज करते हुए निकालूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ ओ वाई, m1 y2, अभी मैंने यहाँ पे x2 लिया था, मैं क्या लूंगा y2। ठीक है, और ये m2 और y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, रेशो इस बार भी सेम ही है 1 and 1। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखनी चाहिए मुझे, ओ वाई की जगह क्या लिखना चाहिए, -3, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये -3 है। m1 की जगह 1 और y2 की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए मुझे, y2 मेरा क्या है, ये 4, और y1 क्या है मेरा y, तो y2 की जगह लिख दिया मैंने 4 प्लस m2 की जगह 1, 1 और y1 की जगह 1, 1 और y2 की जगह 1 2 y2 की जगह 1 2 y1 की जगह 1 2 y2 की जगह 1 2 y1 की जगह 1 2 y2 की जगह 1 2 y1 की जगह 1 2 y2 की जगह 1 2 y1 की जगह 1 2 y2 की जगह 1 2 y1 की जगह 1 2 y2 की जगह 1 2 y1 की जगह 1 2 y2 की जगह 1 2 y1 की जगह 1 2 y2 की जगह 1 2 y1 की जगह 1 2 y2 की जगह 1 2 y1 की जगह 1 2 y2 की जगह 1 2 y1 की जगह 1 2 y2 की जगह 1 2 y1 की जगह 1 2 y2 की जगह 1 2 y1 की जगह 1 2 y2 की जगह 1 2 y1 की जगह 1 2 y2 की जगह 1 2 y1 की जगह 1 2 y2 की जगह 1 2 y1 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 की जगह 1 2
और y1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, खुद y, ये 1 + 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर लिख देते हैं -3 इज इक्वल टू 4 1 4 प्लस y 1 y डिवाइडेड बाई 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 उस तरफ चले जाएगा तो 2 हो जाएगा -6, 2 3 6 और माइनस का साइन, ठीक है, और 4 + y, अब 4 उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, तो y की वैल्यू ऐसे क्या आ जाएगी, -10, तो x और y की वैल्यू जो है वो इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। देखो यहाँ पर एक और अच्छा वेरिएशन दिया गया है कि सर्कल पूछ लिया गया है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम भी पूछा गया है, इसके अंदर सर्कल भी पूछ लिया गया है। अब आप प्रिपेयर्ड रहोगे, रोम्बस भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, स्क्वायर भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है, तो उनकी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने सर्कल की प्रॉपर्टी का यूज करके रेशो निकाला है 1:1 का। पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, हमने पैरेललोग्राम की डायगोनल जो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है वो प्रॉपर्टी निकालकर हमने रेशो निकाला था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। पूछा गया है इफ ए एंड बी आर, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं रिस्पेक्टिवली है, ठीक है, यानी कि ए हो गया हमारा ये और ये हो गया हमारा बी, ठीक है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स बताने, यानी कि पी कोई एक पॉइंट होगा, और यहाँ पे एक हिंट दी गई है कि एपी जो है, एपी जो है वो 3/7 है एबी का, और पी जो है वो ए बी लाइन के ऊपर ही कहीं पे लाइज करता है। तो जैसे ये हमारी लाइन ए बी होगी, अब पी यहीं पर कहीं कहीं पर भी इसके ऊपर ही लाइज करेगा, ठीक है। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट्स बताने, पी के कोऑर्डिनेट्स बताना बहुत ही ज्यादा आसान है, बस हमें रेशो पता लग जाए क्या है कि पी ए बी को किस रेशो के अंदर डिवाइड करता है। तो पहली चीज यहाँ पर हमें किस चीज की जरूरत है, वी नीड टू फाइंड आउट द रेशो ऑफ एपी एंड बीपी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रेशो निकालते हैं। एक हिंट जो गिवन है, एपी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ एबी, एबी को इस तरफ ले चलते हैं, ठीक है। तो एबी नीचे आ जाएगा यहाँ पर एपी के, और ये आ जाएगा 3/7, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि एपी और एबी का जो रेशो है वो 3:7 है, ठीक है। अब हमें किस किस का रेशो चाहिए, ए बी और बीपी का, ठीक है। लेकिन हमारे पास में रेशो क्या है, एपी और एबी, ठीक है। यानी कि हमारे पास में एपी और एबी का रेशो आ गया, लेकिन हमें रेशो किस किस का चाहिए, एबी और बीपी का, ठीक है। तो बीपी की वैल्यू निकालते हैं। देखो ऐसे में ना आप यहाँ पे वैल्यू कंसीडर कर सकते हो कि एबी जो है वो एपी की कंपैरिजन में कितना है, 7 है, ठीक है। अब देखो एबी में से अगर माइनस कर दो एपी को, तो आपका आंसर कितना आएगा, बीपी। एबी में से एपी माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, बीपी। एबी कितना है, 7, माइनस एपी कितना है, 3, तो बीपी का रेशो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। बीपी का जो रेशो है, जो रिड्यूस फॉर्म आएगी बीपी की, वो कितनी आएगी, 4। तो यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं कि एपी और बीपी का जो रेशो है वो कितना आ जाएगा, 3:4। यहाँ ए की वैल्यू एपी 3 आ जाएगा, बीपी कितना आ जाएगा, 4, तो रेशो इनका क्या आ जाएगा, 3:4। तो यहाँ से हमने रेशो निकाल लिया। अब अगर रेशो निकाल लिया, अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने में तो कोई मुश्किल होनी नहीं चाहिए, ठीक है। जो बच्चे समझ गए हैं वो इस क्वेश्चन को स्किप करो और खुद से सॉल्व कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 सीख लेना, ठीक है। तो अब मैं निकाल देता हूँ सबसे पहले पी एक्स, ठीक है। पी एक्स निकाल रहा हूँ, तो मैं ए और बी के कौन कौन सी वैल्यू लूंगा, x1 और x2 की जरूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पर। m1, क्योंकि पी एक्स निकाल रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर x1 और x2 लिखना पड़ेगा, तो मेरे को x1 और x2 की जरूरत पड़ेगी। m1 कितना हो जाएगा, 3, x2 कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा x2, ठीक है, प्लस m2 की जगह लिख देते हैं 4 इंटू x1 कितना हो जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4, 3 2 6 और 4 2 -8, तो ऊपर बचेगा एक -8 और यहाँ पे बचेगा 6, 8 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा, -2, और ये हो जाएगा 7। तो पी एक्स की वैल्यू आ गई -2/7, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो आ गया हमारा -2/7। अब निकाल लेते हैं y की वैल्यू, ठीक है। तो अब निकालते हैं पी y की वैल्यू, फॉर्मूला लिख लेंगे m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 की जगह 3 और y2 कितना हो जाएगा, अब ये y2 होगा b वाला -4, m2 की जगह 4 लिख लेते हैं और y1 हो जाएगा -2, m1 की जगह 3 और m2 की जगह 4, ये आ जाएगा आपका -12 और ये आ जाएगा आपका -8। तो -12 और -8 कितना हो जाएगा, -20 डिवाइडेड बाय 7, 3 4 7 हो जाएगा। तो पी वाई की वैल्यू आ जाएगी 7, तो हम लिख लेते हैं सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी कितने हो जाएंगे, एक्स की वैल्यू थी -2/7 और ये आ गया था -20/7, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट। अब आप यहां पर ऐसे में आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो
ठीक है, क्योंकि हाँ 7 से मिनिमाइज तो होगा नहीं, तो डेसिमल में तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाइक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी, तो उसको ऐसे ही लिख देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, और बस इसके अंदर क्या है ना, हमें 3 बार इसका, क्योंकि 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा गया, तो हमें 3 बार इसका आंसर निकालना पड़ेगा, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होता है, और जब ये एग्जाम के अंदर आता है तो 4 to 5 मार्क्स का आता है, क्योंकि ये लेंथी होता है, लेकिन ये है बहुत आसान, और ये लेंथी होने की वजह से आपको अच्छे मार्क्स दे जाता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, यानी कि एक से ज्यादा पॉइंट्स है, व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मींस हमारे पास में कोई एक लाइन सेगमेंट है जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से मिलकर बना है। अब इसको 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर कब, ये 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर कब डिवाइड होगा, 2 और 3। ठीक है, अब ये 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, इनको नाम दे देते हैं पी क्यू आर। तो हम मान लेते हैं कि पी क्यू आर जो 3 पॉइंट है ऐसे, जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट पी क्यू आर डिवाइड्स लाइन ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर इसको ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि पी के कोऑर्डिनेट्स निकालो, पी का एक्स वाई निकालो, क्यू का एक्स वाई निकालो, और आर के कोऑर्डिनेट्स निकालो एक्स वाई, तो आपको रेशो पता होना चाहिए। ए और बी, और पी इसको डिवाइड कर रहा है, तो आपको ए बी को देखो पी ने डिवाइड करा, किसके कौन से दो हिस्सों के अंदर, एपी और बीपी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एपी और बीपी का रेशो क्या होगा। ठीक है, रेशो निकालती है तो कोई मुश्किल काम बचेगा नहीं, फिर क्या एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। अब देखो ये तीनों, ये चारों के चारों क्या इक्वल पार्ट्स है, यानी कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर रेशो लिख लो। सबसे पहले रेशो ऑफ एपी टू बीपी कितना रेशो हो जाएगा, 1:3, क्योंकि देखो एपी कितना है 1 और बीपी कितना है 3, 1 2 3। ठीक है, तो आपको रेशो का ध्यान देना बेसिकली यहाँ पर। अब मैं निकाल लेता हूँ पी एक्स, पी के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, m2 की, जो m1 की जगह लिखना है हमें 1 और m2 की जगह लिखना है हमें 3, तो लिख देते हैं ये 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगा 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m2 है 3 इंटू x1 है -2, m1 प्लस m2। देखो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -6। 6 में से 2 जाएंगे तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। ठीक है, -4, ये m1 और m2 की वैल्यू लिख देते हैं 1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा -4, तो यहाँ पे तो आ जाएगा हमारे पास में -4, और 3 + 1 ये हो जाएगा +4, इससे ये कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -1। तो पी एक्स की वैल्यू आ गई -1। अब मैं निकालता हूँ पी वाई की वैल्यू। ठीक है, पी वाई की वैल्यू के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, बस इस बार y2 और y1 लिखना पड़ेगा। m1 की जगह 1 इंटू y2 कितना हो जाएगा 8 और y1 कितना है 2, तो 8 m2 की जगह लिख लेते हैं 3 और ये 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6। 8 और 6 कितना होता है 14, 14 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि मिनिमाइज हो जाएगा, तो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। तो पी वाई की वैल्यू आ गई कितनी, 7 डिवाइडेड बाय 2। आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, तो ये तो हमने निकाल ली किसकी वैल्यू, पी की। पी की निकाल ली, कितनी आई है हमारी, एक्स की वैल्यू आई थी -1 और 7 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ क्यू की वैल्यू, तो मैं रेशो, तो मैं ए क्यू और बी क्यू लूंगा। ठीक है, अब मैं क्या क्या कंसीडर करूंगा अपने माइंड के अंदर, कि फिलहाल मैं पी और आर पॉइंट को भूल जाऊंगा, और मैं क्या कंसीडर करूंगा कि ए बी लाइन को क्यू जो है वो किस रेशो के अंदर बांट रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले रेशो ऑफ ए क्यू टू बी क्यू। ठीक है, तो ए क्यू और बी क्यू का रेशो क्या होगा, अब यहाँ से ध्यान से देखो, ए क्यू 1 और 1, ये हो गया 2। ठीक है, 2 हो गया, और बी क्यू ये भी क्या हो गया 1 और 1, यानी कि 2 ये हो गया। तो इन दोनों का रेशो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1, इसका मतलब 1:1 आ जाएगा, यानी कि दोनों का रेशो क्या आ जाएगा 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में रेशो है, तो मैं निकाल लेता हूँ क्यू के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ क्यू का एक्स, तो m1 और x2 प्लस m2 और x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वैल्यू पुट कर देते हैं, m1 की जगह लिखना है 1, x2 की जगह लिख देते हैं 2, m2 की जगह भी 1 लिखना है, और x1 की जगह लिख देते हैं इस पर -2। नीचे 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ये आ जाएगा देखो 2, और ये आ जाएगा -2। 2 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 0, 0 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या होता है, खुद 0 होता है। तो क्यू के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 0। अब निकालते हैं क्यू के वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। ठीक है,
अब देखो जो रेशो है वो तो हमारा सेम ही रहेगा 1, बस y2 की जगह अब वहां पर x2 और x1 की जगह y2 लिखना है हमें, तो y2 आ जाएगा देखो 8 और y1 की जगह लिख देते हैं 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 + 1 नीचे तो आ जाएगा देखो 1 + 1 2 आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा 8 और ये 2 × 2 यानी कि 2, तो दोनों में आगे हो जाएगा ऊपर 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब क्या होता है 5, तो q के y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई कितनी आ गई 5 आ गई, ठीक है। अब मैं निकालता हूं पॉइंट r, ठीक है, अब मैं पॉइंट r को कंसीडर करता हूं, तो मेरे पास में ए आर, अब यानी कि मैं ए बी लाइन को सोचता हूं कि भाई r इसको दो हिस्सों के अंदर बांट रहा है, तो r ने इसको कौन कौन से दो हिस्सों के अंदर बांटा, ए आर और बी आर, ठीक है। तो ए आर और बी आर का मैं रेशो निकालता हूं यहां पर, ठीक है। सो रेशो ऑफ ए आर टू बी आर, ठीक है। तो ए आर कितने यूनिट है देखो 1 2 3 और बी आर कितनी यूनिट है 1, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 3:1, 3:1 आ गया, ठीक है। अब वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आर का मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ, तो m1 और x2, m2 और x1, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन लगता है कभी कभी, इसलिए मैं एक्स ऐसे ही बनाता हूँ। m1 की जगह रेशो देख लो 3 आएगा m1 की जगह और m2 की जगह आएगा 1, तो 3 इंटू x2 की जगह लिख देते हैं 2, m2 की जगह 1 और x1 की जगह -2, 3 +1, तो ये आ जाएगा देखो 6 और ये आ जाएगा -2, तो 6 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 4, +4 आएगा, तो यहाँ पर तो आ गया आपका +4 और डिवाइडेड बाई नीचे भी 4, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 1, तो आर के एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई +1। अब आर के वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल देते हैं, m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 की जगह 3 और y2 की जगह आएगा 8 प्लस m2 की जगह 1 और y1 की जगह आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 + 1, 3 4 जा तो सॉरी 3 8 जा 24 और 2 24 और 2 हो जाएगा 26, 26 को डिवाइड करोगे अगर आप 4 से तो आपका आंसर हो जाएगा 13/2, तो 13 डिवाइडेड बाई 2, तो आर के वाई पॉइंट्स की आर के वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितनी आ गई 13 और 13/2। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को समराइज करके लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स पी, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए हैं -1 और 7/2, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1 और 7/2, ठीक है। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स आए हैं 0 और 5, तो ये लिख देते हैं 0 और ये 10, ठीक है 5, वहां से लाइट पड़ती है ना तो दिखता नहीं है। और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए हैं हमारे पास में 1 और 13/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से निकाल लिए, समझ में आया। तो अब देखो ये क्वेश्चन को हमने 3-4 हमने कितनी बार यहाँ पे 6 बार हमने फॉर्मूला भी लगाया है, तो इस तरह का मैं क्वेश्चन बोलता हूँ कि ये लेंथी क्वेश्चन होता है, लेकिन ये एक सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसमें आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये 9 था, 10 क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं, ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्सेस आर, 4 वर्टेक्सेस के हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं और बोला गया इनको अगर ऑर्डर में लेते हैं तो इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है। बुक के अंदर भी एक हिंट दी गई है, वो मैंने लिखी नहीं है। ये हमारे पास में रोम्बस है, इनको मान लेते हैं पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए जैसे 3 और 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4 5, सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1 और 4 और डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -2 और -1। अब हमें निकालना है इसका एरिया रोम्बस का, तो रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो बेसिकली वही होता है हाइट इनटू बेस, ठीक है, जो कि पैरेललोग्राम का होता है बेस इनटू हाइट, लेकिन यहां पर हम हाइट तो निकाल नहीं सकते, ठीक है, हाइट तो हो जाएगी इसकी ये, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है, इसका रेशो क्या है, हमें रेशो नहीं पता, तो हम ये तो निकाल ही नहीं सकते इस पॉइंट को, ठीक है, इस वाली लेंथ को, तो हम इसके अंदर दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है, यानी कि डायगोनल 1 की लेंथ और डायगोनल 2 की जो लेंथ होती है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो और रोम्बस का एरिया आ जाता है, ठीक है। एरिया क्या होता है 1/2 इंटू डायगोनल 1 और डायगोनल 2, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं ये डायगोनल 1 की लेंथ अगर निकाल लूं और डायगोनल 2 की जो लेंथ निकाल लूं अगर मैं, तब मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो डायगोनल 1 जो है वो क्या है AC है, तो मेरे को AC का यहाँ पे AC का डिस्टेंस पता करने की जरूरत है, यानी कि यहाँ पर मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, देखो एक्सरसाइज के ऊपर मत जाना, एक्सरसाइज 7.2 है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लग रहा है डिस्टेंस फॉर्मूला 7.1 वाला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ डायगोनल्स आर AC एंड BD, ठीक है। तो AC का अगर मेरे को AC की अगर मेरे को लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला लगा देता हूँ x2 - x1 की पावर 2 प्लस
y2 माइनस y1 की पावर 2, ठीक है। तो ए और सी का निकाल रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा x1 y1 x2 और y2, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को लिखना है x2 की जगह लिख देता हूँ -1, फिर माइनस का साइन x1 की जगह लिख देता हूँ 3 इसकी पावर 2, y2 की जगह लिख देते हैं 4 माइनस y1 की जगह लिखना है 0, -1 और -3 हो जाएगा -4 और -4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये आ जाएगा आपका √32, ठीक है। √32 आ गया ये। और √32 को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या चलो हमें तो उसकी आगे कैलकुलेशन करनी है तो उसकी जरूरत भी नहीं है, वैसे आप लिख सकते हो 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू √2, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि 32 का मतलब होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 और 16 बाहर आ जाएगा 4 बन जाएगा, ठीक है। 16 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। खैर अगर आप 32 भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें बाद में यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है तो तब हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे, अभी रहने देते हैं, या अभी करनी है तो अभी कर लो। अब निकालते हैं बीटी, सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल रहा है ये। बीडी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये x1 y1 x2 y2, x2 की जगह लिख देते हैं -2 और x1 की जगह लिख देते हैं 4 प्लस y2 की जगह लिख देते हैं -1 और y1 की जगह लिख देते हैं 5, ये हो जाएगा -6 और -6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ये भी हो जाएगा -6 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 72 अंडर रूट में, ठीक है। अब अंडर रूट 72 का मतलब क्या होता है 36 इंटू 2 और 36 का मतलब क्या होता है 6 अंडर रूट 2, तो बी डी की वैल्यू आ गई कितनी 6 अंडर रूट 2। अब मैं निकाल देता हूँ एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस, फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2, डायगोनल 1 की लेंथ कितनी हो गई, ए सी है डायगोनल 1 तो 4 अंडर रूट 2, डायगोनल 2 कितनी है 6 अंडर रूट 2, अब सॉल्व कर देते हैं, इस 2 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई 6 से कर दो तो 12, अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है 2, तो 2 की मल्टीप्लाई आप 12 से करोगे तो आ जाएगा 24, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 24 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो 24 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है ना कि ये मीटर है या सेंटीमीटर है या किलोमीटर जो भी है, ठीक है। तो 24 आ जाएगा, तो 24 स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं, जो भी यूनिट हो उसका स्क्वायर होता है, क्योंकि किसी भी चीज का एरिया किसमें होता है पावर 2 में होता है, तो इसलिए स्क्वायर में लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एरिया भी पूछ रहे हैं आपसे, कोऑर्डिनेट से समझ में आ रहा है, तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर ज्योमेट्री लेकर आ गए, क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज भी लग रही है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए रोम्बस के एरिया का, तो ऐसे ही चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब देखो इन्हीं सारे क्वेश्चंस की मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्क्वायर रोम्बस के लिए तैयार हो, देखो 10th क्वेश्चन आ भी गया है, समझ में आ रहा है। तो आपको तैयार रहना है, कोई से भी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपको क्वेश्चन बना के पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, और वो बाहर से नहीं कहलाएंगे, ठीक है, वो होते बुक चाहिए, कभी 2 चैप्टर को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया जाता है, कभी 3 चैप्टर्स की प्रॉपर्टी लग जाती है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर देखो एक्सरसाइज 7.2 है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार इसको सेक्शन फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करें, सेक्शन फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करें, लेकिन एक्चुअल में तो सेक्शन फॉर्मूले का यूज ही नहीं होना है, यहाँ पे यूज हो रहा है डिस्टेंस फॉर्मूले का 7.1 का, है ना, जो कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में नहीं आएगा कि 7.1 का भी यूज हो सकता है यहाँ पर, है ना। ये वाला क्वेश्चन हो सकता था कि 7.1 में उससे तो ज्यादा बेटर रहता, क्योंकि उसी एक्सरसाइज से कनेक्टेड है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं। खैर ये था एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ये चैप्टर खत्म होता है, 2 एक्सरसाइज है बस, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे वो पिक्चर सेंड कर देना क्वेश्चंस की, आपको उसका सोल्यूशन मैं वहीं पे बता दूंगा। देखो आपको अगर अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आने एग्जाम के अंदर, तो आप एनसीईआरटी की सोल्यूशन करने के बाद में आप कोई सेम सेम टॉपिक की सेम चैप्टर की आप दूसरी बुक से करो रिवीजन, जैसे जो 2-3 बेस्ट होती हैं, जैसे कि बेस्ट तो खैर सारी ही हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा जो बेटर ऑप्शन है आपके पास में, जैसे आरडी आरएस है, ओसवाल है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हो गए, एग्जाम्पलर्स हो गए, सैंपल पेपर्स हो गए, आप इसमें से क्वेश्चन उठाओ, 10 क्वेश्चन आपने यहाँ से ले लिए, 10 क्वेश्चन बाहर से उठाओ, ठीक है। तो आप फिर तब आप बोल सकते हो कि आपकी तैयारी जो है वो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से बढ़िया से हो रखी है, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई 95% क्वेश्चंस तो मैं कर ही आऊंगा, 5% क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी हो सकती है फिर भी कि बाहर से आ जाए, या फिर वो बाहर से नहीं होंगे तो आपको समझ में ना आए, आप डिकोड ना कर सको उसको, वो कोई बात नहीं, 5% की रहती है हमेशा, लेकिन 95% तो आप मतलब इजिली अचीव कर सकते हो वहां पर भी। तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।